friends, welcome to सिविल सर्विस स्पॉट चैनल। मैं रूहुल अमीन। आज हम लोग 68 बीपीएससी पीटी टेस्ट 1 का पार्ट 3 डिस्कस करने जा रहे हैं, जिसके अंतर्गत पॉलिटी, ज्योग्राफी और कुछ करंट के प्रश्न होंगे। और पार्ट 1, पार्ट 2, टेस्ट 1 का पार्ट 1, पार्ट 2 वीडियो हमारे यूट्यूब चैनल और टेलीग्राम चैनल पे उपलब्ध है, आप लोग वहाँ से देख सकते हैं। आज का क्लास हम लोगों का बहुत इम्पोर्टेंट होने वाला है और बहुत इंटरेस्टिंग भी। तो कॉपी पेन लेके बैठें और जो भी इम्पोर्टेंट पॉइंट आएंगे वो आप लोग नोट कर लें, क्योंकि प्रश्न आसपास के क्षेत्रों से ही बनते हैं। तो चलिए समय व्यर्थ ना करते हुए प्रश्न संख्या 93 में निम्नलिखित में से किस अधिनियम के तहत भारतीय विधान परिषद के सदस्यों को बजट पर बहस करने की शक्ति प्रदान की गई? तो इसका सही उत्तर होगा बी, भारत परिषद अधिनियम 1892। 1892 के बारे में कुछ और जाने कि भारतीय विधान परिषद सदस्यों को केवल बजट पर बहस करने की अनुमति दी गई थी, लेकिन मतदान का नहीं। मतदान का अधिकार 1909 में दिया गया था और 1909 में ही पूरक प्रश्न पूछने का अधिकार भी दिया गया था। चलिए अगला क्वेश्चन है 94 में भारत शासन अधिनियम 1935 के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? इस टर्म पे ध्यान रखिएगा, ये जो की पॉइंट है सही नहीं है। कहीं रहेगा सत्य है, असत्य है, असत्य नहीं है, असत्य है, सत्य नहीं है, सत्य है। तो इन सब चीज़ों पे ध्यान रखिएगा, ये फंसाने के लिए दिया जाता है। क्वेश्चन पढ़ते समय देख लें और थोड़ा अंडरलाइन कर दें कि आपके माइंड में हिट करे उस चीज़ को। तो सही नहीं है। तो यहाँ ए में केंद्र में द्वैध शासन प्रणाली की शुरुआत, ये सही है। प्रांतीय स्वायत्तता, ये भी सही है। अखिल भारतीय संघ की स्थापना, ये भी सही है। और डी में केंद्र द्वारा प्रांतों को वैधानिक विधायिनी शक्ति का हस्तांतरण, ये गलत है। कारण कि इसका 1919 में ही कर दिया गया था। इसको विधायिनी शक्ति का हस्तांतरण 1919 में ही कर दिया गया था। और इसके बारे में और कुछ है कि 1919 में कर दिया। और 1919 भारत शासन अधिनियम 1919 का भारत शासन, इसको मॉन्टेस्क्यू चेम्सफोर्ड सुधार भी कहा जाता है। इसके तहत क्या हुआ था, कुछ याद है? केंद्र में द्विसदनात्मक विधायी की स्थापना की गई थी। इसमें जिस तरह से भी राज्यसभा लोकसभा है, उस समय भी हुआ करते थे। प्रथम राज्य परिषद और दूसरा केंद्रीय विधानसभा। तो राज्य परिषद में सदस्यों की संख्या कुल 60 हुआ करती थी, जिसमें 34 निर्वाचित होते थे और 26 मनोनीत होते थे। और उसका कार्यकाल 5 वर्षों का निश्चित होता था। और दूसरा केंद्रीय विधानसभा, जिसमें सदस्यों की संख्या 144 और निर्वाचित इसमें होते थे 104 और मनोनीत 40। इसका जो कार्यकाल हुआ करता था वो मात्र 3 वर्ष का होता था। और दोनों सदनों का अधिकार समान थे, लेकिन एक अंतर था। वो अंतर क्या था? बजट पर स्वीकृति प्रदान करने का अधिकार केवल निचले सदन को था। और द्वैध शासन के बारे में एक चीज़ जानते हैं? द्वैध शासन का जनक किसको कहा जाता है? ये जनक ये सब जरूर पूछता है। तो द्वैध शासन के जनक लियोनस कार्टियस को कहा जाता है। और यहाँ पे एक और बात कहना चाहूँगा, आप लोग क्वेश्चंस जब भी करते हैं या किसी भी टॉपिक को पढ़ते हैं तो उसको 24 घंटे के अंदर रिवीजन कर लें। इससे सस्पेंस क्रिएट नहीं होगा, वरना रिवीजन की कमी से एग्जाम्स में जानते हुए क्वेश्चन लोग गलत करके आते हैं, क्योंकि सस्पेंस लगता है ये सही है कि ये सही है, ये सही है, लेकिन पढ़ा हुआ सब है। एक कन्फ्यूज़न क्रिएट होता है। तो उससे बचने के लिए रिवीजन अधिक से अधिक करें। और आप लोगों को कोई क्वेश्चन क्रिएट होता है माइंड में या फिर जो समझ में नहीं आता है, तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। और आप लोग भी बनाने का प्रयास करें। जब आप किसी भी टेस्ट को बनाते हैं तो उनके आसपास की चीज़ों को देखने का प्रयास करें। और एक
इम्पोर्टेंट बात ये भी है कि समय को बर्बाद ना करें। समय बहुत कम है। समय अभी आपको महत्व पता नहीं चलेगा। जब एग्ज़ाम होगा, एग्ज़ाम में जब आपको क्वेश्चंस नहीं बनेंगे तो लगेगा कि काश हम समय का सही उपयोग कर लेते। शायद बहुत लोगों के पास ऐसा भी हो सकता है कि वो क्या बोलते हैं इसको, बाबू सोना फगुनिया, ये सब अगर किसी के पास है ना, उसको इग्नोर कर दीजिए, साइड कर दीजिए। इससे कोई बेनिफिट नहीं होने वाला है, केवल समय की बर्बादी है, मोहमाया है ये सब। इनको इग्नोर कीजिए। जब आप एक बार सफल हो जाएंगे ना, तो फिर दुनिया सलाम करेगी आपको। कोई मायने नहीं रखता आप कौन है, किस पृष्ठभूमि के हैं, दिखने में कैसे हैं, गोरे हैं, काले हैं, स्मार्ट हैं। तो इन सब चीज़ों को ये कीजिए, अपनी सफलता पे फोकस कीजिए और ध्यान रखिए। चलिए आते हैं 95 में। 95 में कहा गया है, सूची दिया गया है, सूची को मिलाने के लिए। तो ए में है चार्टर एक्ट 1773। इसमें सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई थी, ये सही है। और चार्टर एक्ट बी में चार्टर एक्ट 1813, इंग्लिश मिशनरियों को भारत में काम करने की अनुमति। अभी कुछ कुछ पहले ऑप्शंस देख लेते हैं, कुछ कुछ बातें सब में कुछ बता देंगे, आप लोग नोट कर लेंगे। तो ये भी सही है। और सी में चार्टर एक्ट 1833, गवर्नर जनरल की परिषद में कानूनी सदस्य की नियुक्ति, कानूनी सदस्य की नियुक्ति, तो ये भी सही है। अब पिट्स डी में पिट्स इंडिया एक्ट, नियंत्रण परिषद की स्थापना, ये भी सही है। अगर जब सब कुछ सही है तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए। अब इसके बारे में कुछ जानें। ए में क्या है, चार्टर एक्ट 1773, सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना। इसको रेगुलेटिंग एक्ट भी कहा जाता है। इसी अधिनियम के तहत 1774 में कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना हुई थी। और इस अधिनियम का बहुत महत्व है। और सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना जब हुई थी, मुख्य न्यायाधीश कौन थे? प्रथम मुख्य न्यायाधीश सर एलिजा इम्पे, नोट कर लें। और अन्य 3 न्यायाधीश और थे, जिसका नाम था चैम्बर्स, दूसरा लेमेंस्टर, तीसरा हाइट। चलिए आते हैं दूसरा ऑप्शन में। चार्टर एक्ट 1813, इंग्लिश मिशनरियों को भारत में काम करने की अनुमति। इससे पहले इंग्लिश मिशनरियों को भारत में काम करने की अनुमति नहीं थी। इसी एक्ट के तहत, इसी चार्टर एक्ट के तहत उन लोगों को भारत में काम करने की अनुमति मिली। और कंपनी का जो एक अधिकार था व्यापार पे, उसको समाप्त कर केवल चीन और पूर्वी देशों के साथ व्यापार के लिए अनुमति दी गई थी। वो 20 वर्षों के लिए अधिकार दे दिया गया कंपनी को। और इंग्लिश मिशनरियों को क्यों यहाँ पे लाया गया, अनुमति क्यों दिया गया? क्योंकि उसको अपने अनुकूल लोग चाहिए थे। और साहित्य शिक्षा में खर्च करने के लिए 1 लाख रुपया का प्रबंध किया गया। और ईसाई मिशनरियों को अपने धर्म का प्रचार प्रसार करने के लिए जो कंपनी के क्षेत्र थे, इधर उसको अनुमति दी गई। और नेक्स्ट है 1833 चार्टर एक्ट। इसमें क्या कहा गया? तो इसमें भी कंपनी के व्यापारिक अधिकार को पूर्णतः समाप्त कर दिया गया। अब कंपनी जो है, कंपनी का कार्य क्या रहा? ब्रिटिश सरकार की ओर से केवल शासन करना भारत पर। पहले वो बिजनेस करती थी, यहाँ पे मुनाफा कमाती थी, व्यापार करते थे, और वही व्यापारी शासन करने लग गए। तो इसी समय से बंगाल का गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा। इसी के बाद जो है एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि 1834 में लॉर्ड मैकाले की अध्यक्षता में प्रथम विधि आयोग का गठन किया गया था। चलिए अब इसका अंतिम में चलते हैं, पिट्स इंडिया एक्ट। अंतिम डी में पिट्स इंडिया एक्ट 1784 ईस्वी। इसमें दोहरे शासन का प्रारंभ हुआ था। दोहरे शासन में नंबर 1 में बोर्ड ऑफ डायरेक्टर हुआ करते थे जो व्यापारिक मामलों के लिए, दूसरा बोर्ड ऑफ कंट्रोल राजनीतिक मामलों के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है 96। निम्न में से किसने एक निर्वाचित संविधान सभा द्वारा
भारत के संविधान निर्माण करने का प्रस्ताव किया गया? इसका क्या है? इसका सही उत्तर है क्रिप्स मिशन, डी। अब क्रिप्स मिशन के बारे में अक्सर पूछता है क्वेश्चन, डिफरेंट डिफरेंट तरीके से पूछता है, तो इसका कुछ मुख्य बिंदु आप जान लें, नोट कर लें, जान ही नहीं ले बल्कि नोट कर लें। तो क्रिप्स मिशन जो है 11 मार्च 1942 को इसका घोषणा हुआ था क्रिप्स मिशन का। 23 मार्च 1942 को भारत पहुंचा। 23 मार्च में ही एक और इम्पोर्टेंट बात है, ध्यान है आप लोग को? चलिए, 23 मार्च 1931 को भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव की हत्या हुई थी और ये अक्सर पूछा जाता है, नोट कर लें। 23 मार्च 1931 को फांसी दी गई थी इसको, भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव को, और यहाँ 23 मार्च 1942 को क्रिप्स मिशन भारत पहुंचा था। तभी ब्रिटिश प्रधानमंत्री कौन थे ये भी पूछा जाता है अक्सर, चर्चिल थे, चर्चिल, नोट कर लें। और ये इसका गठन जो किया गया था, कहा गया था कि द्वितीय युद्ध के बाद भारत को डोमिनियन राज प्रदान किया जाएगा, अपना मतलब विधान बना सकेंगे। तो 23 मार्च दो तरह से इम्पोर्टेंट हो गया, वो आप लोग नोट कर लिए। और इसी में एक पॉइंट है कैबिनेट मिशन, इसके बारे में भी कुछ जान लीजिए। तो कैबिनेट मिशन जो है 24 मार्च 1946 को दिल्ली पहुंचा था, 24 मार्च 1946 को। इसमें 3 सदस्य थे। ये सदस्य को आप लोग रट लीजिए, रट लीजिए, पूछा जाता है। एक थे स्टेफोर्ड क्रिप्स, दूसरा पैंथिक लॉरेंस, तीसरा एवी एलेक्जेंडर। लिखिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। साइमन कमीशन, साइमन कमीशन के बारे में भी कुछ फैक्ट जान लीजिए, क्योंकि आजकल फैक्चुअल क्वेश्चन के तरफ दिशा है बीपीएससी का, और वो कूट में पूछते हैं, फंसाने के लिए डेट को बदल देते हैं, तो इसका डेट भी याद रखिएगा, साइमन कमीशन। तो इसका जो नियुक्त हुआ था, नियुक्ति 8 नवंबर 1827 को हुआ था साइमन कमीशन की नियुक्ति, और 3 फरवरी 1828 में भारत आया था। इसमें सदस्य कितने थे ये भी पूछा जाता है। सदस्य 7 थे, 7 मेंबर थे। तो सारे यूरोपीय थे इसमें, इसलिए इसका विरोध भी हुआ था। 7 मेंबर सातों यूरोपीय थे, इसलिए इसका विरोध भी हुआ था। अब इसी में एक है, सी में भारत शासन अधिनियम 1935। तो भारत शासन अधिनियम 1935 में भी कुछ मुख्य बातें, जो प्रांतों से द्वैत शासन का अंत कर दिया गया इसमें, और केंद्र द्वैत शासन की स्थापना की गई थी। और केंद्र और प्रांत विधानमंडलों के बीच है ना, शक्तियों को विभाजन कर दिया गया था। तो शक्तियों का विभाजन जिस तरह से आज के परिप्रेक्ष्य में अगर समझेंगे, तो आज हमारे देश में क्या है कि सूची में बदल दिया गया है, राज्य सूची, संघ सूची, समवर्ती सूची। तो ये 1935 में भी हुआ था, लेकिन उस समय उसकी प्रवृत्ति अलग थी, अभी इसकी प्रवृत्ति अलग है सेम। तो पहले हुआ करता था क्या, परिसंघ सूची, दूसरा प्रांतीय सूची, तीसरा समवर्ती सूची। तो ये सूची को याद रखेंगे। और नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोगों का 97 में भारतीय संविधान सभा का गठन किया गया था, कब? सही उत्तर है इसका बी, कैबिनेट मिशन योजना 1946 के अंतर्गत। कैबिनेट मिशन योजना के बारे में बहुत सारी मुख्य बातें तो पहले ही बता चुके हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं 98। संविधान सभा के गठन के संबंध में कौन सा कथन सही है? तो यहाँ कूट दिया गया है, तो पहले देख लेते हैं हम लोग यहाँ से क्या कहता है। संविधान सभा के सदस्यों का निर्वाचन प्रत्यक्ष मतदान द्वारा किया गया था। दूसरा है, प्रांतों को जनसंख्या के आधार पर प्रतिनिधित्व दिया गया, 10 लाख जनसंख्या पर एक प्रतिनिधित्व होगा। तो इसका जो उत्तर होगा, ये प्रांतों को जनसंख्या के आधार पर, ये भी सही है, 10 लाख जनसंख्या पर एक प्रतिनिधित्व होना था, ये भी सही है, ये गलत है सदस्यों का निर्वाचन। तो इसका जैसे है क्या कि संविधान सभा के सदस्यों का चुनाव जो है राज्य विधानमंडल
के सदस्यों द्वारा चुना गया था, न कि प्रत्यक्ष रूप से जनता द्वारा। संविधान सभा के सदस्यों का चुनाव वयस्क मताधिकार पर आधारित नहीं था, इसको ध्यान में रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। 1946 में गठित अंतरिम सरकार में शिक्षा मंत्री कौन थे? शिक्षा मंत्री पूछा जा रहा है। चलिए, शिक्षा मंत्री सी राजगोपालाचारी। इसका सही उत्तर सी होगा, सी राजगोपालाचारी। और श्रम मंत्री जो जगजीवन राम थे, श्रम मंत्री थे जगजीवन राम। और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद क्या थे, याद है? चलिए बताता हूँ। खाद्य एवं कृषि मंत्री थे, ये बहुतों बार पूछा जा चुका है। खाद्य एवं कृषि मंत्री थे राजेंद्र प्रसाद। और जो सर्वपल्ली राधाकृष्णन, बी में जो ऑप्शन दिया गया सर्वपल्ली राधाकृष्णन, ये अंतरिम सरकार के सदस्य में शामिल नहीं थे। चलिए नेक्स्ट चलते हैं 100। तो भारत के लिए संविधान की रचना हेतु संविधान सभा का विचार निम्नलिखित में से सर्वप्रथम किसने प्रस्तुत किया? अक्सर पूछा जाता है, बहुत ही फेमस, और ऐसा लगता है पीसीएस का ये माय डियर क्वेश्चन रहा। चलिए इसका सही उत्तर स्वराज पार्टी होगा। स्वराज पार्टी 1934 में आत्मनिर्णय का अधिकार की मांग करते हुए प्रस्ताव पारित किया था, जिसमें स्वराज पार्टी ने ही संविधान सभा का विचार प्रस्तुत किया और जिसमें कहा गया कि वयस्क मताधिकार पर आधारित एक संविधान सभा होगी जो भारत के संविधान निर्माण करेगी भारत के लिए, और भारतीयों की ओर से इस प्रकार की मांग करने वाला यह पहला अवसर था। चलिए नेक्स्ट चलते हैं 101। राष्ट्रपति की अध्यादेश जारी करने की शक्ति निम्न में से किस अधिनियम से प्रेरित है? अधिनियम पूछ रहा है। चलिए इसका सही उत्तर होगा सी, भारत सरकार अधिनियम 1935। इसके साथ ही आप आर्टिकल भी नोट कर लें 123 के तहत। अब जैसे हालांकि ब्रिटिश भारत के गवर्नर जनरल को भारत परिषद अधिनियम 1861 के तहत ही विधान परिषद की अनुमति के बिना अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्राप्त हो गई थी, लेकिन स्वतंत्र भारत में राष्ट्रपति के द्वारा अध्यादेश निर्गत करने की शक्ति भारत शासन अधिनियम 1935, जो अभी हम लोग पढ़े, इससे पहले भी 1935 के बारे में कुछ मुख्य बातें बताए हैं। तो भारत शासन अधिनियम 1935 से बहुत चीज़ें हमारे संविधान में शामिल हुई है। तो 1935 धारा 42 के तहत प्रेरित है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं 102। भारत के संविधान में केंद्र और राज्यों के बीच शक्ति का विभाजन निम्नलिखित में से किस योजना पर आधारित है? किस पे है? ये भी वही होगा। सही उत्तर है भारत सरकार अधिनियम 1935। 1935 को आप लोगों ने लिखा था, अगर नहीं लिखे थे तो वीडियो बैक जाके देखते समय उसको लिख लेंगे, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो भारत शासन अधिनियम 1935 से केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों का विभाजन हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 103। किस अधिनियम ने भारतवासियों को अपने देश के शासन में हिस्सा लेना संभव बनाया? ये भी बताए हैं, याद है? नहीं है? अरे कहाँ ध्यान रहता है सोना बाबू पे, बोलो जल्दी जल्दी भाई। चार्टर एक्ट 1833 बताए थे। चार्टर एक्ट के बारे में कुछ क्या क्या बताए थे, जरा माइंड में घुमाइए आप लोग, बताइए कुछ अपने से। इसमें इसी में ना कंपनी का अधिकार को समाप्त कर दिया गया था। उसके बाद क्या हुआ था? ब्रिटिश सरकार की ओर से भारत का शासन करना प्रारंभ कर दिया था। कौन? कंपनी। 1833 की धारा 87 में यह प्रावधान किया गया था कि किसी भी भारतीय अथवा क्राउन की देशज प्रजा को अपने धर्म, जन्म स्थान, वंशानुक्रम, वर्ग अथवा इनमें से किसी भी आधार पर कंपनी के अधीन किसी स्थान पर अथवा सेवा के लिए अयोग्य नहीं ठहराया जा सकता है।
चलिए नेक्स्ट चलते हैं 104। भारतीय संविधान सभा की स्थापना कब की गई थी? इसको भी नोट कर लें, ध्यान में रखें। चलिए इसका सही उत्तर होगा 9 दिसंबर 1946। कितना में है? अच्छा, ऑप्शन ए में 9 दिसंबर 1946। और नेक्स्ट इसमें और कुछ बता देते हैं। इसकी जो स्थापना 9 दिसंबर 1946 से तो क्लियर है। इसी दिन संविधान सभा की पहली बैठक हुई थी, बहुत इंपॉर्टेंट है, 1946 में ही 9 दिसंबर को। और डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष बनाया गया था। जब डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को अस्थायी अध्यक्ष बना दिया, इसके ठीक 2 दिन के बाद 11 दिसंबर 1946 की बैठक में राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का अध्यक्ष चुना गया था। राजेंद्र प्रसाद को कब? 11 दिसंबर 1946। ये इसका सारा पॉइंट फिर से आप रिपीट करके वीडियो सुनेंगे और इसको लिख लेंगे, वरना बाद में पछतावा बहुत होगा। चलिए नेक्स्ट चलते हैं 105। बिहार के किस जिले में गंगा नदी की लंबाई सबसे अधिक है? ये तो आप लोग, हमें नहीं लगता है कि मिस करेंगे। चलिए सही उत्तर है इसका पटना, बी। इसमें गंगा नदी की कुल लंबाई कितना है? 2500 किलोमीटर, और जिसमें 445 किलोमीटर केवल बिहार में है। गंगा नदी कहाँ कहाँ से और कितने जिलों से बहती है? ये क्वेश्चन पूछ चुका है पहले भी। गंगा नदी बिहार में 12 जिलों से बहती है। चौसा के पास बिहार में प्रवेश करती है। और ये 12 जिला कौन कौन है? नोट कर लें, दिमाग में बैठा लें। बक्सर, भोजपुर, सारण, पटना, वैशाली, समस्तीपुर, बेगूसराय, खगड़िया, लखीसराय, मुंगेर, भागलपुर, कटिहार। कटिहार के बाद तुरंत गंगा दामोदर पकड़ के झारखंड। ठीक है, चलिए नेक्स्ट चलते हैं 106। कन्याकुमारी से सटी पहाड़ियां हैं कौन कौन? चलिए इसका सही उत्तर होगा सी, कार्डेमम। कार्डेमम की अपनी एक उपलब्धि है भाई, इम्पोर्टेंस है, तो वो भी जान लीजिए। कन्याकुमारी से सटी पहाड़ियाँ जो कार्डेमम है, इसका विस्तार केरल और तमिलनाडु में है। केरल का एरिया और तमिलनाडु में है। इसका जो कार्डेमम का जो इम्पोर्टेंस है, सॉरी, कार्डेमम पश्चिमी घाट पर्वत का दक्षिणी विस्तार है। ये इलायची और चाय के उत्पादन के लिए बहुत ही प्रसिद्ध है। इलायची और चाय, कौन कौन चाय पीते हैं? चले जाइए, घूम के आ जाइएगा वहाँ से। हाँ, एक मुख्य बात यह है कि आप लोग टेस्ट जब बनाते हैं, बना लीजिए, कमेंट किया कीजिए कैसा लगा, और आप लोगों को कहाँ पे किस पोर्शन में दिक्कत आ रही है, वो समस्या कैसे दूर होगी, आप पूछ भी सकते हैं। आपको मदद की जाएगी, आपको तरीका बताया जाएगा, आपको गाइडेंस किया जाएगा। तो कोई भी सस्पेंस हो आप लोग पूछ सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं 107। निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? वाह, कौन सुमेलित नहीं है? पहले हम एक तरफ से देखते चलते हैं, तब पता अपने आप चल जाएगा। कांवर झील, बेगूसराय, सही है। यहाँ पूछ रहा सुमेलित नहीं है, इस पर ध्यान दीजिएगा। तो यहाँ कांवर झील बेगूसराय सही है। कुशेश्वर स्थान झील दरभंगा, ये भी सही है। घोघा झील कटिहार, ये भी सही है। रूपकुंड झील सुपौल, उफ सेट, यही सही नहीं है, ये उत्तराखंड में है, ध्यान रखिएगा। रूपकुंड झील उत्तराखंड राज्य में है। और जो कांवर झील है, इसके बारे में कुछ और जान लीजिए इम्पोर्टेंट। कांवर झील बेगूसराय में तो है। यह एक गोखुर झील है। इसका निर्माण गंडक नदी के विसर्पण से हुआ है। यह जैव विविधता की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है। और यहाँ पे प्रति वर्ष साइबेरियन पक्षी आती है। बड़ी सुंदर होता है, कभी जाइएगा घूमने, देखिएगा, बहुत सुंदर पक्षी होते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं 108। निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य में होकर कर्क रेखा नहीं गुजरती? गुजरती है नहीं, यहाँ नहीं गुजरती पूछ रही है। इसकी पे हम आपको बार बार ध्यान आकृष्ट करवाना चाहेंगे कि नहीं गुजरती।
तो मेघालय से नहीं गुजरती। अगर मेघालय से नहीं गुजरती तो भाई गुजरती कहाँ कहाँ से है, इसको ध्यान देने की बात है। आप मैप रखेंगे सामने और जो जो लिखवा रहा हूँ बता रहा हूँ आप नोट कर लें और मैप पे देख लेंगे। जब आप मैप पे देख लेंगे ना स्टेट कौन कौन राज्य से गुजर रही है तो आप भूलेंगे नहीं, माइंड में आपका बैठ जाएगा। चलिए पहले जो आती है वहाँ सॉरी पहले जो आती है इसको देखना है कि हमारे कर्क रेखा किन किन राज्यों से गुजरती है। तो प्रथम देखना है कितने राज्यों से गुजरती है, 8 राज्यों से ये गुजरेगी हमारे यहाँ। और 8 राज्य वो कौन कौन है तो हम मैप में देखेंगे। जैसे पहला गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और अंतिम में मिजोरम। तो जब आप मैप पे देखेंगे ना आपका दिमाग में बैठ जाएगा और सस्पेंस क्रिएट नहीं होगा। चलिए नेक्स्ट चलते हैं 100। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 109। निम्न कथनों पर विचार करें। क्या कहा गया है इसमें ये देखते हैं कि भौगोलिक दृष्टि से प्रायद्वीपीय क्षेत्र भारत का सबसे प्राचीन भाग है। तो सही है, सही है। और इसका दूसरा में कहा गया है पश्चिमी घाट पर्वत की उत्पत्ति सोनोजोइक काल में हुआ है। हाँ ये भी सही है। 3 में भारत के पश्चिमी समुद्री तट का निर्माण नदियों द्वारा लाई गई गाद जमाव से हुआ है। यही गलत है। कारण कि भारत के पश्चिमी समुद्री तट का निर्माण नदियों द्वारा लाई गई गाद के जमाव से नहीं बल्कि भूमि के उत्थान और निर्माण से हुआ है। और नदियों द्वारा लाई गई गाद से पूर्वी घाट का डेल्टा का निर्माण हुआ है, पश्चिमी घाट का नहीं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं 110। हाँ 109 में सही उत्तर ए हो जाएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 110। शिवालिक शैल समूह के दक्षिण में भावर क्षेत्र उदाहरण है किस चीज का? इसका सही उत्तर होगा सी, गिरिपद स्थिति का। भावर क्षेत्र जो है शिवालिक के गिरिपद क्षेत्र में पश्चिम में सिंधु नदी से लेकर पूरब में तीस्ता नदी तक विस्तृत है। और इसकी चौड़ाई जो है 8 से 16 किलोमीटर है। इस क्षेत्र में नदियां विलुप्त हो जाती है। यह कृषि की दृष्टि से उपयोगी नहीं है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तो यहाँ कहा गया है भारतीय भूखंड एशिया महाद्वीप के पूर्व और पश्चिम के मध्य स्थित है। तो ये सही है। 2 में दिया है भारतीय भूभाग एशिया महाद्वीप का दक्षिणी विस्तार है। हाँ ये भी सही है। तीसरा, पश्चिम में यूरोप और पूर्वी एशियाई देश भारत को केंद्रीय स्थिति प्रदान करता है। ये भी सही है। तो क्वेश्चन में कमेंट क्या कहा है उसको देखते हैं। उपरोक्त में से कौन सा कथन असत्य नहीं है? असत्य नहीं है मतलब कौन सही है, गलत नहीं है। तो इसका सही उत्तर डी होगा। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। सॉरी, अच्छा इसका कुछ और बातें जान लीजिए कि जो भूखंड है ना एशिया महाद्वीप के पूर्व और पश्चिम के मध्य में स्थित है। एशिया महाद्वीप आप मैप में देखिएगा कहाँ स्थित है, तो इसका कहता है पूर्व और पश्चिम के मध्य स्थित है। भारतीय भूभाग एशिया जो है महाद्वीप का दक्षिणी विस्तार है। जैसे हिंद महासागर जो कि पश्चिम में यूरोपीय देशों और पूर्वी एशियाई देशों को मिलाता है, इसी तरह भारत को केंद्रीय स्थिति प्रदान करता है। और दक्षिण का पठार जो है हिंद महासागर में शीर्षवत फैला हुआ है। और पश्चिम एशिया, अफ्रीका और यूरोप के देशों के साथ साथ पूर्वी एशिया के देशों में पूर्वी तट के मध्य में निकटतम संबंध बनाए हुए है ये। चलिए नेक्स्ट चलते हैं 112। निम्न में से कौन सुमेलित है? सुमेलित है, ठीक। तो क्या कहता है ए में देवप्रयाग भागीरथी अलकनंदा। हाँ सुमेलित है, सही है। रुद्रप्रयाग मंदाकिनी अलकनंदा। हाँ ये भी सही है।
कर्णप्रयाग, अलकनंदा, पिंडर। हाँ, ये भी सही है। तो डी में ए और सी सही उत्तर, सभी सुमेलित है। चलिए नेक्स्ट 113, दूध सागर जलप्रपात स्थित है। दूध सागर भूलने वाले नहीं हैं। चलिए फिर भी बताता हूँ, सही उत्तर गोवा, ए। जैसे ये है ना, पश्चिम घाट में गोवा और कर्नाटक के बीच में मांडवी नदी है, वहाँ पर स्थित है। कहाँ? पश्चिम घाट में, गोवा और कर्नाटक की सीमा पर स्थित है, मांडवी नदी पर स्थित है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं 114। 114 में भारतीय प्रायद्वीप के संबंध में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। तो इसका विचार कैसे किया जाए? तो जब तक पढ़ा नहीं जाएगा तब तक विचार थोड़ी ना होगा। चलिए, इसका अक्षांश और देशांतरी विस्तार जो है लगभग 30 डिग्री का है, और इसका पूर्व पश्चिम का विस्तार उत्तर दक्षिण के विस्तार की अपेक्षा कम प्रतीत होती है ना। इसका सही नहीं है। उपरोक्त में से कौन सा सही नहीं है? कौन सही नहीं है? एक दो दोनों। हाँ, तो इसका जो 114 में टर्म है क्या है कि उपरोक्त में से कौन सा कथन सही नहीं है, और हमारा जो ये है एक में इसका अक्षांश और देशांतरी विस्तार लगभग 30 डिग्री का है, ये सही है। और दूसरा, इसका पूर्व पश्चिम का विस्तार उत्तर दक्षिण के विस्तार की अपेक्षा कम प्रतीत होता है, ये भी सही है। तो इसके प्रश्न के अनुसार हमारा इसमें क्वेश्चन हो जाएगा सही नहीं है, मतलब गलत। गलत तो कोई नहीं है, तो डी हो जाएगा हमारा आंसर। और एक चीज़ देख लीजिए, भारत का जो कहा गया पूर्व पश्चिम का विस्तार, तो पूरब से पश्चिम का विस्तार का 2933 है हमारा, और उत्तर से दक्षिण जो है वो 3214 है। तो जब ये दूरी आप याद रखेंगे और एग्ज़ाम से जब पूछा जाएगा तो आपको अंदाज़ा लग जाएगा कि किसकी दूरी अधिक है, उत्तर से दक्षिण का विस्तार अधिक है या फिर पूरब से पश्चिम का विस्तार अधिक है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं 115। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और बताएं कि कौन सा कथन सही नहीं है। सही नहीं है मतलब गलत है। तो यहाँ हिमालय पर्वत एक अस्थिर भाग है, ये तो सही है। हिमालय पर्वत का निर्माण अभिसरण का परिणाम है, ये भी सही है। हिमालय एक नवीनतम वलित पर्वत है, ये भी सही है। हिमालय पर्वत की श्रृंखला एक युवा स्थलाकृति को दर्शाती, ये भी सही है। मतलब एक से अधिक सही है, सब सही है। हिमालय पर्वत का जो निर्माण है अभिसरण का परिणाम है, क्योंकि जो भारतीय प्लेट है वो उत्तर की ओर जब प्रवाहित होकर अपने से विशाल जो ऊपर वाले प्लेट है, यूरेशियन प्लेट उसको बोला जाता है, तो अपने से विशाल यूरेशियन प्लेट से टकराई तथा भारतीय प्लेट यूरेशियन प्लेट के नीचे प्रविष्ट हो गई। इस क्षेत्र को प्रविष्ठन क्षेत्र भी कहा जाता है। और इसी टकराव के कारण दोनों प्लेटों के बीच जो स्थित टेथित भूसन्नति है उसके अवसादी चट्टान वलित होकर हिमालय तथा पश्चिम एशिया की पर्वतीय श्रृंखला के रूप में विकसित हुआ। और हिमालय पर्वत श्रृंखला का युवा स्थलाकृति को भी दर्शाती है, यह अस्थिर है। इसके बारे में और एक चीज़ जान लें, जब ये यूरेशियाई प्लेट से टकराई है तो कहा जाता है कि जैसे अंगारा लैंड और गोंडवाना लैंड, बीच में टेथिस सागर निकला, दोनों जब अलग हुआ तो इसका जो कोना था पूरब की तरफ अंगारा लैंड का भी कोना निकला हुआ है, और गोंडवाना का भी पूरब की तरफ एक जो पिन टाइप से निकला हुआ है। तो वो दोनों में टकराहट के कारण है ना, यहाँ की ऊंचाई अधिक हुई है पर्वतों में, और पश्चिम में ऊंचाई कम है, इसलिए सबसे ऊंचे पर्वत सारे पूरब साइड ही मिलेंगे आपको। चलिए नेक्स्ट चलते हैं 116। निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? फिर सुमेलित नहीं है तो दर्रा दिया गया है। पहला है जेलेपला सिक्किम, ये सुमेलित है। मुलिंगला हिमाचल प्रदेश, ये भी सही है।
ना, ये उत्तराखंड में है मुलिंगला, गलत है। जेलेपला सिक्किम में, मुलिंगला ये उत्तराखंड में है। और बुमला अरुणाचल प्रदेश, ये सही है। और लिपुलेख उत्तराखंड, ये भी सही है। और एक चीज़ जान लीजिए, जेलेपला सिक्किम में है ना, तो सिक्किम में एक और है नाथुला, वो आप लिख लीजिए। और नेक्स्ट क्वेश्चन है 117, सतलज और काली नदियों के बीच हिमालय को कहा जाता है, क्या कहा जाता है? कुमायूं हिमालय, सही उत्तर इसका डी, कुमायूं हिमालय। और इसके बारे में किसके बीच क्या कहा जाता है वो भी जान लीजिए। सतलज एवं सिंधु के बीच जो स्थित हिमालय है उसको पंजाब हिमालय कहा जाता है। ये मैप में देखिएगा, सतलज और सिंधु नदी किधर है, ऊपर से ऐसे ये आई है, ये आई है, इसके बीच जो पंजाब हिमालय कहा जाता है। फिर सतलज तथा काली नदियों के बीच की स्थिति को क्या कहते हैं? सतलज और काली नदी भी बताया ना, कुमायूं हिमालय। और आगे देखिए, काली तथा तीस्ता नदियों के बीच की स्थित हिमालय को क्या बोलते हैं? उसको नेपाल हिमालय बोलते हैं। फिर एक आएगा तीस्ता और दिहांग नदियों के बीच के हिमालय को क्या? असम हिमालय, लिख लीजिए, अक्सर पूछा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं 118, भारत के विशाल उत्तरी मैदान के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार करें। भारत के विशाल, विशाल मतलब बड़ा, बहुत बड़ा उत्तरी मैदान के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार करें। इसमें कहा गया है इसका निर्माण जलोढ़ निक्षेपों से हुआ है, ना, गलत। दूसरा, यह सघन जनसंख्या वाला भौगोलिक क्षेत्र है, बिल्कुल सही। यह क्षेत्र में खनिजों का विशाल भंडार है, ये भी सही। मतलब एक गलत, दो तीन सही है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बी, 2 और 3। यहाँ क्वेश्चन का कमेंट देख लीजिए, कथन सही है पूछा है, इसलिए सही है, 2 और 3 सही है। तो इसका इसके हिसाब से बी ऑप्शन हमारा इसमें सही होगा। भारत का उत्तरी मैदान 3 प्रमुख नदी प्रणालियों से घिरा हुआ। कैसे? 3 प्रमुख नदी प्रणालियाँ कौन कौन है? सिंधु, गंगा, ब्रह्मपुत्र तथा इनके सहायक नदियों से बना है। क्या? भारत का उत्तरी मैदान जैसे सिंधु, गंगा, ब्रह्मपुत्र, इनके सहायक नदियों से बना है। और मैदान जलोढ़ मृदा से बना है। यह मैदान जलोढ़ मृदा से बना है। लाखों वर्षों में हिमालय के गिरिपाद में स्थित जो बहुत बड़े बेसिन में जलोढ़ का निक्षेप हुआ, जिससे उपजाऊ मैदान का निर्माण हुआ। यह सघन जनसंख्या वाला भौगोलिक क्षेत्र है। समृद्ध मृदा आवरण, पर्याप्त पानी की उपलब्धता एवं अनुकूल जलवायु के कारण कृषि की दृष्टि से यह भारत का अत्यधिक उत्पादक क्षेत्र है, अत्यधिक उत्पादक। चलिए नेक्स्ट चलते हैं, ये भी अक्सर पूछा जाता है। 119, निम्न से कौन सा क्रम सही है? तराई, भावर, बांगर, खादर। तो पहले क्या आएगा? अब देखिए, इसको समझाते हैं आपको। ऊपर महान हिमालय है, फिर लघु हिमालय, फिर शिवालिक। उसके बाद जो है ऊपर से जितने भी बह के आते हैं पत्थर, बड़े बड़े टुकड़े, तो वो क्षेत्र उसके नीचे आ जाता है भावर। ठीक, उसके बाद उसके नीचे फिर बांगर आता है। तो पहले देखिए भावर कहाँ है? 2 बी में भी है और सी में भी है। बी में और सी में। तो हम आगे देखते हैं तीसरा ऑप्शन में कौन सा है। तो तीसरा उसके नीचे बांगर आता है। ओ, बांगर केवल बी में है। तो 2, 1, 3, तो इसका सही उत्तर बी होगा। अब इसको आप समझ लिए कैसे कैसे आता है कि महान हिमालय के बाद मध्य हिमालय, फिर शिवालिक हिमालय, इसके नीचे भावर। यहाँ बड़े बड़े पत्थर होने के कारण नदियाँ विलुप्त हो जाती हैं। भावर के नीचे जो है ना तराई क्षेत्र है, जिसको दलदली क्षेत्र बोलते हैं। तो दलदली क्षेत्र में
क्या है कि पूरा तराई दलदली क्षेत्र रहता है। इसके बाद बांगर, जहाँ नदियाँ हैं ना अपनी स्थिति में बहने लगती है। तो भावर, तराई, बांगर, अब बांगर के नीचे खादर। तो ये 4 क्षेत्र है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट चलते हैं। 120 में कहा गया निम्नलिखित में से गंगा नदी घाटी का भाग कौन सा उपनदी है? कौन सा? उत्तरी कोयल नदी। सही उत्तर इसका होगा डी, उत्तरी कोयल नदी। उत्तरी कोयल नदी सोन की सहायक नदी है और सोन गंगा की सहायक नदी है। इसीलिए इस प्रकार उत्तरी कोयल नदी गंगा संभरण क्षेत्र का हिस्सा है। उत्तरी कोयल नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? रांची का पठार। बराकर दामोदर की सहायक नदी है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 121 नेक्स्ट क्वेश्चन। 121 121 निम्नलिखित में से कौन सा जिला धारवाड़ भूस्तरीय रचना वाला नहीं है? नहीं है, धारवाड़ भूस्तरीय रचना वाला नहीं है। इसका सही उत्तर क्या होगा? ए, रोहतास। रोहतास सासाराम में धारवाड़ भूस्तरीय रचना वाला जिला नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। 122 इसमें निम्न में से कौन सा मेघालय पठार का अंश नहीं है? मेघालय पठार का अंश नहीं है। भुवन। डी सही उत्तर इसका भुवन। बाकी है, अंश नहीं है भुवन, बाकी है। क्या है? मेघालय पठार का अंश। भुवन पहाड़ियाँ मेघालय पठार का अंश नहीं है, बल्कि यह असम राज्य के बराक घाटी से संबंधित है। असम राज्य के बराक घाटी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 123। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए कि सतपुरा श्रेणियाँ दक्कन पठार का भाग है। सही है। सतपुरा श्रेणियाँ नर्मदा और ताप्ती के मध्य अवस्थित है। ये भी सही है। 3 में नर्मदा के दक्षिण में सतपुरा श्रेणी है। ऊपर में से कौन गलत नहीं है? गलत नहीं है मतलब गलत, फंसाने वाला सब टर्म एंड कंडीशन है। तो इसका सही उत्तर होगा ए, 1 2 3 सभी कथन सत्य है। नेक्स्ट चलते हैं 124। निम्न में से किस नदी का उद्गम अमरकंटक से नहीं हुआ? फिर देखिए नहीं हुआ, यहीं फंसता है सर। माही का नहीं हुआ, अमरकंटक से सोन का भी हुआ, नर्मदा का भी हुआ है और महानदी का भी हुआ है। तो एक इसका ट्रिक बता दूं, बता देता हूँ। इसमें है ना जो कहा गया है कि अमरकंटक से जो उद्गम होता है, तो इसका ट्रिक है। ट्रिक क्या है? सनम। हाँ, सनम का क्या है? सनम का फुल फॉर्म देखिए कि स से सोन नदी, न से नर्मदा नदी, म से माही नदी। तो यहाँ क्वेश्चन जो हमारा कह रहा है कि नहीं है, तो इसका सी माही नहीं है और सोन नर्मदा महानदी है। तो इसका ट्रिक सनम। सोन, स से सोन, न से नर्मदा, म से महानदी। तो अमरकंटक से निकलने वाली सनम है। बस इतने याद रख लीजिए, काफ़ी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। 125 सूची 1 को सूची 2 से मिलाइए, सही कूट का चयन कीजिए। तो मूर्खा घाटी, ये लद्दाख राज्य में मिलता है। तो 1 का 3 कहाँ है? 1 का 3 सी और डी दोनों में है। चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर ऐसे ही आपको जब कूट में 2-3 चीज़ें पता होंगी ना, तो क्वेश्चंस गलत नहीं होगा। पहले हम मूर्खा घाटी देख लिए। मूर्खा घाटी कहाँ? तो हमको पता है लद्दाख में। चलिए 3 में आ गया। अब हम ए में देखते हैं 3 ऑप्शन किस में है। तो 3 ऑप्शन सी में भी है, डी में भी है। अब ए बी को हम माइनस कर देंगे। अब हमको दिमाग लड़ाना केवल सी और डी में है। अब आता है मौन घाटी। मौन घाटी कहाँ है? केरल में। तो केरल बी का 1,
1, बी का 1 कहाँ कहाँ है, बी का 1 ये भी सी और डी में है। चलिए फिर अभी और प्रयास करना पड़ेगा। युथांग घाटी, युथांग घाटी कहाँ है, सिक्किम में, तो सी में 4, सी का 4 कहाँ है, कहाँ है, कहाँ है, सी का 4, अच्छा सी में है। अब आगे देखने की कोई ज़रूरत नहीं, इसका सही उत्तर सी है। अब देखिए कहाँ कहाँ है, मूर्खा घाटी लद्दाख, मौन घाटी केरल, युथांग घाटी सिक्किम, अब संगला घाटी हिमाचल प्रदेश। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। 126 प्रश्न संख्या 126, शिव समुद्रम जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? इसका सही उत्तर है कावेरी। अब जब जलप्रपात आया है तो कुछ और जान लीजिए जो अक्सर पूछा जाता है। जोग जलप्रपात कहाँ है, लिख लीजिए, शरावती नदी। शिव समुद्रम जलप्रपात कावेरी नदी। एक और है धुआंधार जलप्रपात। जिस तरह अभी आप लोग धुआंधार तैयारी में लगे हुए हैं क्योंकि समय कम है और एग्ज़ाम आने वाली है, बहुत अच्छी तैयारी भी करनी है, और जितने भी बाबू सोना है सबको साइड भी करना है, केवल धुआंधार पढ़ाई करनी है। तो धुआंधार जलप्रपात नर्मदा नदी। चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट 127, भारत सरकार के आय का महत्वपूर्ण स्रोत निम्न में से कौन है? तो इसका सही उत्तर होगा वस्तु एवं सेवा कर। जब वस्तु एवं सेवा कर की बात आई है तो कुछ डाटा भी नोट कर लीजिए। उधार एवं अन्य देताएं 35% है, जीएसटी 16%, आयकर 15%, निगम कर 15%, उत्पाद शुल्क 7%। ये याद रखें। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। ये सब करंट का क्वेश्चन है, ये भी ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट 128, क्वेश्चन नंबर 128, भारत में औद्योगिक श्रमिकों के लिए उपभोक्ता मूल्य सूचकांक का आधार वर्ष क्या है? उपभोक्ता मूल्य सूचकांक का आधार वर्ष क्या है? 2016। इसका सही उत्तर डी होगा 2016। नेक्स्ट क्वेश्चन 129, अंटार्कटिका में ड्रम्स डे ग्लेशियर का मूल नाम क्या है जो हाल में चर्चा में रहा? डूम्सडे, ठीक है, हाल ही में चर्चा में रहा। कौन? डूम्सडे ग्लेशियर। ये थ्वाइट्स ग्लेशियर है, ठीक है, सही उत्तर होगा बी थ्वाइट्स ग्लेशियर। इसके बारे में जानें। अंटार्कटिका में स्थित थ्वाइट्स ग्लेशियर में डूम्सडे ग्लेशियर भी कहा जाता है। इस ग्लेशियर का चर्चा में रहने का मुख्य कारण क्या है? मुख्य कारण ये है कि ये कुछ वर्षों से बहुत तेजी से पिघल रहा है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 130 हाल ही में चर्चा में रहा ओसिरिस रेक्स क्या है? ये अंतरिक्ष यान है। सही उत्तर इसका भी अंतरिक्ष यान है। और ये अंतरिक्ष यान कौन है, किसका है, क्यों है, वो भी जान लीजिए। और इसी ओसिरिस रेक्स संयुक्त राज्य अमेरिका का पहला क्षुद्र ग्रह सैंपल रिटर्न मिशन है, जिसका उद्देश्य वैज्ञानिक अध्ययन के लिए क्षुद्र ग्रह से प्राचीन अनछुए कुछ पहलू हैं वहाँ जिसको किसी ने नहीं छुआ है, उसके टुकड़ों को इकट्ठा करना और उन्हें पृथ्वी पर वापस लाना है। इसका यही लक्ष्य है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। 131 भारत द्वारा निस्सार उपग्रह वर्ष 2023 में किस देश के साथ लॉन्च किया जाना है? इसका सही आंसर ए यूएसए। इसरो नासा का संयुक्त मिशन निस्सार उपग्रह है जो 2023 में लॉन्च किया जाएगा। निसार एक संयुक्त पृथ्वी अवलोकन मिशन है जिसका उपयोग ध्रुवीय क्रायोस्फीयर और हिंद महासागर क्षेत्र सहित पूरी पृथ्वी की वैश्विक अवलोकन के लिए किया जाएगा, पूरी पृथ्वी का। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। निम्नलिखित में से किस देश के साथ निवेश प्रोत्साहन समझौते का नवीकरण भारत में मई 2022 में किया गया? सऊदी अरब। सही उत्तर बी सऊदी अरब। चलिए 133 नेक्स्ट क्वेश्चन 133, निम्न में से किस भारतीय फोटो जर्नलिस्ट ने फीचर फोटोग्राफी के लिए पुलित्जर पुरस्कार जीता?
क्या क्या नाम है? अदनान आबिदी, सना, इरशाद मट्टू, अमित देव, दानिश सिद्दीकी। अरे सब है। पुलित्जर पुरस्कार अदनान आबिदी को भी मिला, सना इरशाद मट्टू को भी मिला, अमित देव को भी मिला, दानिश सिद्दीकी को भी। मतलब सभी विकल्प सही है। ई ऑप्शन इसका आंख बंद करके लगा दीजिए। चलिए नेक्स्ट है 134। निम्नलिखित में से किस देश को 2022-24 की अवधि के लिए एसोसिएशन ऑफ एशियन इलेक्शन अथॉरिटीज़ का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया? और इसलिए हमारे भारत को। सही उत्तर है डी, भारत। 7 मई 2022 को मनीला में संपन्न हुआ था एग्जीक्यूटिव बोर्ड और जनरल असेंबली की बैठक, जिसमें सर्वसम्मति से भारत को एसोसिएशन ऑफ एशियन इलेक्शन अथॉरिटी का अध्यक्ष चुना गया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट चलते हैं 135। ग्लोबल हंगर इंडेक्स GHI रिपोर्ट में 2022 में भारत का कितने पायदान पर रखा गया है? भारत को 107वें पायदान पर रखा गया। किसमें है? डी में। चलिए डी इसका सही है। भारत को 107वें पायदान पर रखा गया है GHI में और GHI सूचकांक में। इसके लिए कुछ और चीज़ें जान लीजिए कि पिछले साल की अपेक्षा इस साल नीचे चली गई है हमारे भारत की रैंकिंग। भारत इस बार ग्लोबल हंगर इंडेक्स में 107वें पे है, पिछले बार से नीचे भी चला गया है। और भारत की रैंकिंग साउथ एशिया के देशों में केवल अफगानिस्तान से बेहतर है, बाकी सारे हमारे देश से ऊपर है। चलिए कोई बात नहीं, भूखों की कमी थोड़ी ना है, हम किसी से कम है के। चलिए नेक्स्ट चलते हैं 136। नीति आयोग का उपाध्यक्ष निम्नलिखित में से किसे नियुक्त किया गया? इसका सही उत्तर होगा सुमन बेरी। अब इसमें ऑप्शन में जो और नाम दिया गया है, जैसे अमिताभ कांत, उसके बाद मनिक साहा, परमेश्वर अय्यर, तो सुमन बेरी हम लोग का क्या हो गया? नीति आयोग के उपाध्यक्ष। अब मणिकांत साहा जो है त्रिपुरा के नए मुख्यमंत्री हैं। ठीक है, और सुमन बेरी तो हो ही गया नीति आयोग के नए उपाध्यक्ष। उसके बाद नीति आयोग के CEO कौन है? परमेश्वरन अय्यर। CEO याद कर लीजिए इसको, परमेश्वरन अय्यर। नेक्स्ट चलते हैं 137। तो 137 में भारत सरकार ने किस दिन को वीर बाल दिवस मनाने की घोषणा की? भारत सरकार ने किस दिन को वीर बाल दिवस मनाने की घोषणा की? तो इसका सही उत्तर होगा 26 दिसंबर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 9 जनवरी 2022 को प्रकाश वर्ष के अवसर पर प्रतिवर्ष 26 दिसंबर को वीर बाल दिवस मनाने की घोषणा की है, क्योंकि इसी दिन गुरु गोविंद सिंह के पुत्रों को 1705 में मुगल प्रशासन ने दीवार में चुनवा दिया था। चलिए नेक्स्ट चलते हैं 138। हाल में जारी हेनले एवं पार्टनर्स रिपोर्ट 2022 के अनुसार देश छोड़ने वाले सर्वाधिक अरबपतियों की संख्या किस देश में है? किस देश का है सर्वाधिक अरबपतियों जिन्होंने अपने देश को छोड़ दिया? इसकी संख्या सबसे अधिक कहाँ की है? रूस। हेनले एवं पार्टनर्स रिपोर्ट 2022 के अनुसार देश छोड़ने वाले सर्वाधिक अरबपतियों की संख्या रूस का है, इसके बाद क्रमशः चीन और भारत का है। अपना भारत तीसरा नंबर पे है। कंपटीशन अच्छा चल रहा है। पहला रूस, दूसरा चीन, तीसरा हमारा भारत। चलो नेक्स्ट 139। निम्न में से किसे भारत सरकार का मुख्य आर्थिक सलाहकार नियुक्त किया गया? तो इसका सही उत्तर होगा वी अनंत नागेश्वरन। चलिए नेक्स्ट चलते हैं नेक्स्ट और अंतिम प्रश्न आज का। केंद्रीय बजट 2022-23 में कतिपय नदी जोड़ो परियोजना का उल्लेख नहीं है। चलिए जब अंतिम प्रश्न है तो एक बात और कहते हैं, अभी आप लोग रिवीजन कर लीजिएगा या जब भी समय मिले, लेकिन हाँ याद है ना 12 से 24 घंटे के अंदर रिवीजन कर लेना है। और समय मिले तो उसे बुक से भी कंसल्ट कर लें, आसपास की चीज़ों को देख लें, इससे आपकी तैयारी और बेहतर होगी। उसके बाद समय को बर्बाद नहीं करेंगे, प्लीज़ रिक्वेस्ट है आपसे। अनवांटेड
टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। चलिए क्वेश्चन पे आते हैं। 140 केंद्रीय बजट 2022-23 में कतिपय नदी जोड़ो परियोजना का उल्लेख नहीं है। तो इसका जो यहाँ तो परियोजना का उल्लेख नहीं है। वाह, टर्म एंड कंडीशन देखिए, उल्लेख नहीं है, किसका नहीं है। इसका सही उत्तर होगा कृष्णा एवं कावेरी, कृष्णा कावेरी, डी। अब देखिए केंद्रीय बजट 22-23 में उल्लिखित नदी जोड़ो परियोजना में दमन गंगा पिंजाल, पार तापी नर्मदा, गोदावरी कृष्णा, कृष्णा पेन्नार और पेन्नार कावेरी, ये सब का है। ठीक है, चलिए। हाँ, तो कैसा लगा दोस्तों? तो कमेंट्स में आप लोग अपना फीडबैक बताएंगे। और कोई भी अगर आप लोगों को क्वेश्चन होगा, प्रश्न होगा दिमाग में, तो आप कमेंट बॉक्स में कर सकते हैं। और टेस्ट प्रोग्राम से जुड़ना अगर चाहते हैं, जो भी मित्र टेस्ट प्रोग्राम से जुड़ना चाहते हैं, तो वो टेलीग्राम से जुड़ें, और जिसका लिंक हमारे यूट्यूब चैनल के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। इसी प्रकार प्रत्येक टेस्ट का डिस्कशन यूट्यूब पर अपलोड किया जाएगा, और वहाँ से आप लोग इसका लाभ उठा सकते हैं। और हमसे जुड़ने एवं इतने देर बने रहने के लिए बहुत बहुत आप लोगों का धन्यवाद। और आप हमारे चैनल CSS को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, बेल आइकन का बटन दबाएं, ताकि नेक्स्ट आने वाले वीडियो की सूचनाएं आप तक पहुंच सके बहुत आसानी से। जैसे ही आप तक सूचना पहुंचेंगी, वैसे ही आप लोग हमसे जुड़ जाएंगे। चलिए, थैंक्स अ लॉट।